हेलो एवरीवन। आज हम हमारे इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के मॉड्यूल ए का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि यूनिट 2 है हमारा सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में कौन से सेक्टर्स हैं, तो ये इसका ब्रीफ ओवरव्यू हम देख लेते हैं। रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर, क्वाटरनरी एंड क्विनरी सेक्टर्स, difference between the sectors, different revolutions in primary sector, GDP contribution of different sectors, agriculture, industry, services, employment growth in the secondary sector, sunrise sector of Indian economy, organized and organized sectors। इनके बारे में आज हम हमारे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, जो हमने अभी डिस्कस कर लिया है हमारे इंडेक्स में। तो अब हम आगे आ जाते हैं। रोल एंड इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सॉरी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन एन इकोनॉमी आर यूजुअली क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर सेक्टर्स एंड इकोनॉमिक अचीव डेवलपमेंट वी आर देयर डोमिनेंस इन सच एरिया। मतलब किस सेक्टर का कितना डोमिनेंस है, उसके बेसिस पे हम ये तय कर सकते हैं कि वो कितना डोमिनेंट है और उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, और इंडिया की इकोनॉमी या किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी किस पे बेस्ड है। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर, क्वाटरनरी एंड क्विनरी सेक्टर। ये 2 न्यू सेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इस बार का जो मई का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें इन सभी सेक्टर्स के बारे में, क्वाटरनरी एंड क्विनरी सेक्टर से कम 4 से 5 क्वेश्चंस देखे गए थे। प्राइमरी सेक्टर, दिस सेक्टर इंक्लूड्स ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वेयर देयर इज़ द डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल सोर्सेज एज एग्रीकल्चर, forestry, fishing, fuels, metals, minerals, etc. An agrarian economy exists when the agriculture sector, one of the key sectors, provides at least 50% of a country's national revenue। मतलब किसी भी देश की अगर 50% रेवेन्यू अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रही है और लाइवलीहुड वहीं से आ रही है, तो उसका मतलब ये है कि वो एक एग्रेरियन इकोनॉमी है। मतलब इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। एग्रीकल्चर से मतलब क्या है, प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या है कि जहाँ पे नेचुरल सोर्सेज का डायरेक्ट यूज़ हो रहा है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, फ्यूल्स, मेटल्स, मिनरल्स। ओके, प्राइमरी सेक्टर कॉन्स्टिट्यूट्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, ये प्राइमरी सेक्टर में आता है। फिर हमारा आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है, इट इंक्लूड्स ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर, ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसमें बताया गया है कि जो रॉ मटेरियल्स हैं वो प्राइमरी सेक्टर से, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है मेटल्स एंड मिनरल्स के बारे में, तो वो प्राइमरी सेक्टर के हैं। और रॉ मटेरियल्स कौन से वहाँ से अगर आते हैं और वो प्रोसेस होते हैं किसी इंडस्ट्री में जाके, तो वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है। तो सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। वन ऑफ इट्स सब सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग इसका सब सेक्टर है, has proven to be the largest employer in the Western developed economies. An industrial economy is one in which the secondary sector generates at least half of a country's national GDP and employment. तो इसमें वही बताया गया है कि किसी भी कंट्री का बेसिस अगर हमें जानना है कि वो कैसी इकोनॉमी है, किस पर बेस्ड है, वहाँ की जो इनकम जनरेशन है, वहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, वो कौन सा सेक्टर मेजरली कौन सा सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है, तो वो मिनिमम 50% होना चाहिए, उसका ये क्राइटेरिया है। फिर आता है हमारा टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में दिस सेक्टर इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज़ दैट प्रोड्यूस सर्विसेज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड सो ऑन। अ सर्विस बेस्ड इकोनॉमी एग्जिस्ट व्हेन दिस सेक्टर जनरेट्स एटलीस्ट हाफ ऑफ अ कंट्रीज नेशनल इनकम एंड लाइवलीहुड। तो अभी हमारी जो कंट्री है वो सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है। Along with these 3 main sectors, the quaternary and quinary sectors have been introduced. In a broader sense, they are tertiary sectors, subsector. Tertiary sector जो हमने अभी पढ़ा उसके सब सेक्टर्स हैं।
फिर आता है हमारा क्वाटरनरी सेक्टर, ऑल्सो नॉन एज द नॉलेज सेक्टर. दिस कैटेगरी इंक्लूड्स एक्टिविटीज सच एज टीचिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. दिस सेक्टर इज बाय फार द मोस्ट important in assessing the strength of an economy's human resources. The intellectual aspect of the economy is represented by the quaternary sector. This group includes employees in office buildings, elementary schools and university classrooms, hospitals and physician offices, theaters, accountancy and brokerage business एंड सो ऑन. तो क्वाटरनरी सेक्टर क्या है, वो नॉलेज सेक्टर है हमारा. इसमें टीचिंग, रिसर्च, बैंकिंग एंड ऑल ये सब आते हैं. ये बैंकिंग सर्विसेज में आता है. बट इसमें ये भी बताया गया कि जो एम्प्लॉयज़ ऑफिस बिल्डिंग्स में काम करते हैं, एलिमेंट्री स्कूल्स चला रहे हैं, जैसे आजकल ये प्ले स्कूल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, एंड यूनिवर्सिटी क्लासरूम्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, फिजिशियन ऑफिस है, ये सब क्या है क्वाटरनरी सेक्टर में आता है. तो जो इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट है इकोनॉमी का, वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, द क्वाटरनरी सेक्टर. फिर आता है हमारा क्विनरी सेक्टर. क्विनरी सेक्टर इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ इन विच की चॉइसेस आर मेड, मतलब जहाँ से डिसीजन मेकिंग आता है. इट इंक्लूड्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर्स इन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग देयर ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेट्स भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, गवर्नमेंट प्लस ब्यूरोक्रेट्स. एंड द प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर या पब्लिक कॉर्पोरेट सेक्टर कह सकते हैं अपन, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो बैंक्स के एमडीज और मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स, अदर जो ऑटोनमस बॉडीज़ हैं उनके हेड्स हैं, वो सब इसके अंदर आते हैं. द नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेक्टर इज़ क्वाइट स्मॉल, येट दे आर रिगार्डेड द ब्रेन बिहाइंड एन इकोनॉमीज सोशियो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस. उनको ब्रेन कहा जाता है किसी भी कंट्री की सोशियो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में. कैसे? वो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो है उनको डिसाइड करेंगे कि कैसे उनको हम सोशली एंड इकोनॉमिकली बेनिफिट करें, उससे रिलेटेड वो पॉलिसीज़ बनाते हैं. आई एम सॉरी. This group includes occupations such as senior company executives, government officials, research scientists, financial and legal advisors and others. ठीक है, तो इस तरह से ये इंक्लूजन्स है. एग्ज़ाम में ये पूछ लेगा कि ये सब किस चीज़ के एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिफरेंस बिटवीन द सेक्टर्स. द डिफरेंस इन एक्टिविटीज़ आर द फाउंडेशन ऑफ देयर क्लासिफिकेशंस. द फॉलोइंग आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट वेरिएशंस. अभी तक हमने सारा पढ़ लिया है, ये जस्ट एक डिफरेंस है और उसको थोड़ा एक जगह पे हम देख पाएंगे. ओके, तो अभी हम इसके बारे में देखते हैं. जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है उसके बारे में देखते हैं. प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग एंड आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिविटीज़ इन द सेक्टर. तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? पहला तो हम इससे क्लासीफाई कर सकते हैं. सेकेंडरी सेक्टर के क्या एग्जाम्पल्स हैं? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, स्मॉल स्केल यूनिट्स, मेजर एंटरप्राइजेस एंड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑल इंक्लूडेड. फिर आता है हमारा टर्शरी सेक्टर. दिस सेक्टर इन्वॉल्व्स बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड कम्युनिकेशंस. तो ये किससे ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं पर्टिकुलर सेक्टर्स की. फिर प्राइमरी सेक्टर को और क्या किस नाम से बुलाया जाता है? नोन एज एग्रीकल्चर एंड एसोसिएटेड सर्विसेज और अलाइड एक्टिविटीज़ कह सकते हैं हम. ठीक है. द इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज ऑफन नोन एज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. ओके. फिर है नोन एज द सर्विस सेक्टर. टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं. फिर ये क्या सर्विस प्रोवाइड करता है या क्या प्रोवाइड करता है हमें? provides raw materials for the production of goods and services, transforms one good into another by value addition to it, offers valuable services to the primary and secondary sectors. Okay. Unorganized and the most of the times employs all methods. इसका वर्क कल्चर कैसा है या वर्क किस तरह से ये काम करता है? ऑर्गेनाइज्ड and employs more efficient production methods. It is well organized and use advanced logistics techniques to carry out its tasks. In most developing economies such as India, this sector employs a large proportion of the workforce compared to developed countries. Since this sector requires a particular set of talents, the employment rate is in equilibrium. This sector's employment share has risen dramatically in recent years. Various industries में
वेरियस इंडस्ट्रीज़ के प्रोपोर्शन में बात हो रही है। नेक्स्ट हमारा आता है कि क्या क्या रिवॉल्यूशंस आई थी प्राइमरी सेक्टर में, जिसकी वजह से इनका प्रोडक्शन बढ़ा था और प्रोडक्शन में बढ़ावा हुआ और लोगों को इनकम भी जनरेट हुई। तो कौन सी रिवॉल्यूशंस आई थी उनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये रिवॉल्यूशंस का चार्ट दिया हुआ है, कौन सी रिवॉल्यूशन आई थी और किसके टाइम पे आई थी, कौन से पीरियड में आई थी। इनको हम थोड़ा देख लेते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन किस लिए आई थी, एग्रीकल्चर के रेफरेंस पे आई थी। सॉरी वीडियो में नहीं आ रहा है, सॉरी। ग्रीन रिवॉल्यूशन किस लिए आई थी, एग्रीकल्चर। कौन था इसका पायनियर, MS स्वामीनाथन। इनके बारे में आपने सुना होगा। 1966 से 1978 के पीरियड तक ये रही थी। हालांकि कुछ एक एरियाज में ये अभी भी एक्टिव है, बट उसके बाद से उसमें मेजर डेवलपमेंट्स हो चुके हैं। वाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड थी, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट से। वर्गीज कुरियन के बारे में हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 1970 से 1996। येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड से, येलो मतलब मस्टर्ड से आप इसको हिंट कर सकते हैं। फिर किसका, मिस्टर सैम पित्रोदा, ये हमारे इकोनॉमिक एडवाइज़र भी रह चुके हैं। 1986 से 1990। फिर ब्लू रिवॉल्यूशन मतलब ब्लू वाटर से रिलेटेड, फिश एंड एक्वा, डॉक्टर अरुण कृष्णन। 1973 से 2002 तक। गोल्डन रिवॉल्यूशन, फ्रूट्स, हनी, हॉर्टिकल्चर मेनली इसको जाना जाता है। 1991 से 2003 तक। फिर गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, तो गोल्डन फाइबर क्या होता है, जूट होता है, तो जूट से रिलेटेड जो आई थी वो भी सेम 1991 से 2003। फिर सिल्वर रिवॉल्यूशन, एग्स से रिलेटेड आई थी, मिसेस इंदिरा गांधी लेकर आई थी ये 1969 से 1978। फिर सिल्वर फाइबर दिखता वैसा ही है बट फाइबर है वो, तो कॉटन के लिए आई थी और 2000 में आई थी। पिंक रिवॉल्यूशन फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड, प्रॉन्स, ऑनियन, ये तीनों के लिए आई है। तो ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगा। दुर्गेश पटेल, इन्होंने 1970s में ये रिवॉल्यूशन लेकर आए थे। ब्राउन रिवॉल्यूशन, लेदर, कोका एंड नॉन कन्वेंशनल मतलब अपना पेट्रोकेमिकल्स से रिलेटेड, हिरल चौधरी। रेड रिवॉल्यूशन, मीट एंड टोमेटो से रिलेटेड, विशाल तिवारी 1980s में आई थी। ग्रीन रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर्स से रिलेटेड है 1960s से 1970s में। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, MS स्वामीनाथन लेकर आए थे 2014 से 2022 और शायद 22 में MS स्वामीनाथन एक्सपायर हो गए थे। ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम से है। यहाँ पे एक जगह और आया था ब्लैक के बारे में, ब्राउन, ओके ब्राउन है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ठीक है। ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम का है। और फिर राउंड रिवॉल्यूशन पोटैटो से रिलेटेड है 1965 से 2005। प्रोटीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर हायर प्रोडक्शन, कॉइन्ड बाय मिस्टर नरेंद्र मोदी, 2020 में ये लाया गया था। फिर आगे दिया हुआ है जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनका इकोनॉमी GDP में किस तरह से कंट्रीब्यूशन है, तो बताया हुआ है। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। बाय द 1990s इंडिया हैड ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर डोमिनेंस टू सर्विसेज सुपरमेसी with services accounting for over half of her national GDP। तो 1990s में इंडिया ने ट्रांजिशन किया एग्रीकल्चर डोमिनेंस से, वो सर्विस सुपरमेसी की तरफ चली गई और सर्विसेज जो है वो ओवर हाफ ऑफ नेशनल GDP काउंट कर रहा है टू डेट, आज की डेट में। The agriculture sector accounts for barely 18% of total GDP. The service sector contributes more than 55%, while the secondary sector contributes the remaining 27%, with only 14% coming from the manufacturing sector. The जो टेबल है उसमें दिया हुआ है, देखेंगे हम थोड़ा सा इसको। 1951 में 1950 और 51 में किस तरह से दिया है। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 51.8 था, इंडस्ट्री का 14.2 था,
सर्विसेज 33.3 था, 61 में 42.6, 19.3, 38.3 सर्विसेज, 19.3 इंडस्ट्री, 1970 से 71, 42% एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री 20 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर ऐसे हम देखते जाएंगे तो हमें दिखाएगा हमारा ये ऐसे देखते जाएंगे तो धीरे धीरे जो सर्विसेज सेक्टर है वो राइज कहाँ से कब से होने लगा था, 2000 से, और इसमें हमें धीरे धीरे डिक्लाइन, और कह सकते हैं कि हम शार्प डिक्लाइन देखने लगे थे एग्रीकल्चर में। फिर ऐसे करते करते ये बढ़ता गया एंड 21-22 में 52.8 रहा सर्विसेज, इंडस्ट्री रहा 28.6 एंड 18.6 रहा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर।